हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस सीरीज़ में जिसका नाम है सर्वधार, जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करने की अप्रोच क्या रहेगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर हम देखेंगे दो तरह के सवाल आते हैं। एक स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग अपने एनसीईआरटी से है, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हैं और जो रेफरेंस किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट की किताबें पढ़ के नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं, वो एक स्टैटिक कंटेंट है जिससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पार्ट रहता है जिसमें डायनामिक एस्पेक्ट है, जिसमें करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट डोमेन है। इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है सर्वधार, ये यूपीएससी 2025 को टारगेट करती हुई सीरीज है, जिसके अंदर हमने करंट अफेयर के एमसीक्यूज आपको करवाने हैं। जनरली क्या होता है, आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन्स के बारे में जानते ही हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी मैगजीन आती है, बहुत अच्छा कंटेंट आता है, उसमें से सवाल भी आते हैं। लेकिन यूपीएससी के अंदर अगर आपने देखा होगा तो कोई भी सवाल करंट अफेयर का प्योर क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कुछ लाइनें करंट अफेयर की होती हैं, तीन चार स्टेटमेंट होती हैं और कुछ लाइंस जो है स्टैटिक की होती है। तो यूपीएससी क्या कर रहा है कि करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ फ्यूज करते हुए पूछता है। तो इस सीरीज के माध्यम से हमने इसी फ्यूजन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप क्रैक कर पाओ, उनको आप समझ पाओ, उनको आप सॉल्व कर पाओ, उसी का हमारा ये प्रयास है। तो हमने क्या किया है, अब जैसे क्या करते हैं, जनरली आप जब करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं, आप नोट्स बनाते हैं मंथ वाइज। मेरा ऐसा मानना है कि मंथ वाइज नोट्स बना तो लेते हैं, उनको रिटेन करना बहुत कठिन होता है। रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर तरीका है कि अगर हम नोट्स जो है सब्जेक्ट वाइज बनाएं। उदाहरण के तौर पे, अगर मेरे को ज्योग्राफी अगले साल तक पढ़नी है तो मेरे पास करंट अफेयर ज्योग्राफी का अलग एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें 1 साल के 1.5 साल के ज्योग्राफी के सारे करंट अफेयर के टॉपिक केवल एक रजिस्टर में होना चाहिए, ज्योग्राफी। फिर ऐसे ही हिस्ट्री का करंट, कल्चर का करंट अफेयर का एक टॉप रजिस्टर होगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का। इस तरह से हमें लोकेट करने पड़ेंगे। उसी के तर्ज पे हमारी ये सीरीज है जिसका नाम है सर्वधार। इसमें हम लोगों ने, जैसे आज शनिवार का दिन है और आज 31 अगस्त से को मैं पिछले 10 दिन के जितने ज्योग्राफी के डोमेन में ये 9 सोर्सेस, चाहे वो पीआईबी है, लाइव मिंट है, कुरुक्षेत्र योजना, इन सारे सोर्सेस के अंदर जहां जहां ज्योग्राफी हमें देखने को मिलेगी, वहां से ये सवाल बनाए गए हैं, ताकि पिछले 10 दिनों में ज्योग्राफी की डोमेन में कुछ भी गतिविधि हुई है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों को ही कवर करते हुए चलेंगे। यूपीएससी के अंदर एक और नेचर ऑफ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि प्लेसेस इन न्यूज काफी पूछा जाता है कि कहीं कोई ग्लोबल लेवल पे, आज मैं सवाल भी लेकर आया हूँ, कोई ट्राइबल इशू हो गया, कोई ट्राइबल क्लैश हो गया, कोई कंट्री डिवाइड हो गया है। तो इस तरह के जो तमाम इशू हैं, या किसी कंट्री की फाइट हो गई है, उनके बीच में कोई एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो बार बार न्यूज में पिकअप हो रहा है, तो उससे भी हम लोगों ने सवाल बनाए हैं, जो कि यूपीएससी का एक पेट नेचर का क्वेश्चन है। तो इस तरह की ये सीरीज है जिसका नाम है सर्वधार। ये अगले साल यूपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए प्रीलिम्स के लिए बनी हुई सीरीज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से इस पूरे रीजन के अंदर उतने ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उसी में रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के ये तमाम इनिशिएटिव लिए गए। चलिए, अब इसमें पहला सवाल देखते हैं। क्योंकि आजकल मानसून सीजन है तो अलग अलग तरह की न्यूज हमें देखने को मिल रही है अखबारों में। अलग अलग तरह के डैम्स फेलियर्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, या रिवर ओवर फ्लडेड हो रही है, तो वो न्यूज में बन रही है। तो इसलिए जो कुछ एक सवाल आपको ड्रेनेज सिस्टम से देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बांध है, डैम्स है, और इनके करॉस्पॉन्डिंग कुछ रिवर्स के नाम दिए हैं, और हमें लोकेट करना है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ठीक दी गई है। देखिए, मुलापरियार डैम, कावेरी रिवर, तुंगभद्रा डैम, गोदावरी रिवर, ओमकेश्वर डैम, नर्मदा रिवर एंड थीन डैम, रावी रिवर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यूपीएससी की तरफ पे पूछा गया है इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्टली मैच्ड ऑप्शन माने जाते हैं। देखिए, इसको जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप अपने आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। और इनकी जो पीडीएफ फाइल है उसके लिए हमारे एक टेलीग्राम है, सिविल स्टेप आईएएस। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या सिविल स्टेप आईएएस नाम के इस टेलीग्राम चैनल को ढूंढ सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी पीडीएफ फाइल दी गई है। राइट, देखिए, अब मूल परियार डैम कावेरी रिवर पे नहीं है, पेरियार रिवर के ऊपर है, और पेरियार जो है सबसे बड़ी रिवर है केरला के अंदर। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर जो कि कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बना हुआ डैम है। ऐसे ही ओमकेश्वर डैम बिल्कुल ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर ओमकेश्वर टेम्पल के बिल्कुल साथ में जो है डैम है, जो कि ज्योतिर्लिंग भी है हमारा। थीन डैम जो है रावी रिवर के ऊपर है, यह काफी ज्यादा पॉपुलर डैम है, ये सभी को पता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास सही दे रखें, तो जहां पर 3 और 4 मिले, डी, उसके अंदर आपने करेक्ट चॉइस कर देनी है। तो डी इज द राइट आंसर है। क्लियर, यूपीएससी की तरफ पे पूछा गया सवाल। अब देखिए, ये न्यूज में जो है हिंदू अखबार के अलग अलग तारीख को, जैसे 12 अगस्त को नो इमीडिएट कंसर्न रिगार्डिंग मूल परियार डैम स्ट्रक्चर सेफ्टी, रोशी ऑगस्टीन।
तो ये जो है आपके 12 अगस्त की न्यूज रही। ऐसे ही आप देखोगे ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है जिसमें आया है 25 विलेजेस ऑन नर्मदा रिवर बैंक पुट ऑन अलर्ट एज सरदार सरोवर डैम बैंक लेवल राइजेस। तो ओमकेश्वर डैम की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमने क्या करना है, अलग अलग सोर्सेज, ऐसे ही आप देखोगे हिंदू के अंदर ये कवर्ड सोर्सेज है, तारीख है 12 को, ब्रोकन क्रेस्ट गेट ऑफ तुंगभद्रा रिजर्वायर वॉशेज अवे होप्स ऑफ फार्मर इन कमांड एरिया। तो ये भी एक न्यूज है। ऐसी एक न्यूज इसी के अंदर ये देखेंगे डिटेल के अंदर इस कैनाल के ऊपर और इस तुंगभद्रा रिवर के बारे में न्यूज दी, तो इनको आपने रीड करना है। इसलिए मैंने बोला ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ्री कंटेंट काफी सारा आप शेयर किया जाएगा। ये देखिए अब इन चारों डैम के बारे में काफी डिटेलिंग दे रखी है, तो ये भी आपके काम की इंफॉर्मेशन रहेगी। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ DWRB 219 ऑफ बार्ले। बार्ले की इस वेरिएंट को, जो कि नया वेरिएंट बनाया गया है, ये इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने वेरिएंट बनाया है, ये सवाल पूछा गया है। तो इंस्टीट्यूट का नाम देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनमें से किसने जो है इसको डेवलप किया है? और ये यूपीएससी के लिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं 2023 जो है ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से क्लाइमेट स्मार्ट या रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करें, तो उसमें मिलेट एक बहुत बड़ा सोर्स माना गया है। द राइट आंसर इज करनाल का ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, वहां का ये इंस्टीट्यूट है। अब इस तरह के 26 इंस्टीट्यूट भारत में काम कर रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट है जो ऑयल सीड के ऊपर काम कर रहा है, ऑयल सीड रिसर्च के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर, शुगर केन की ब्रीडिंग के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर, टोबैको के ऊपर। तो ऐसे मल्टीपल भारत के अंदर संस्थान बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जो रिसर्च अनुसंधान के लिए बनाए गए हैं। उनकी लिस्ट है 26 है। मैंने पीआईबी से वो लिस्ट निकाली है और आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर की है सिविल स्टेप आईएएस के अंदर। उस लिस्ट को वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये न्यूज रहा था हिंदू के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर न्यूज है, करनाल साइंटिस्ट बिहाइंड बार्ले वेरिएंट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च विच इज इन करनाल हियर टुक 9 ईयर टू डेवलप अ न्यू बार्ले वैरायटी। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स को भी पढ़ते हैं और ये बात बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो मिलेट्स है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनकी ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 या हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? उसी के तहत ही सारा प्रोग्राम बन रहा है। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, उसका एक स्नाइपेट है। 26 इस तरह के इंस्टीट्यूट है। उदाहरण के तौर पे मैं रीड करता हूं, रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन इज इन पटना, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन कटक उड़ीसा। तो इस तरह के 26 इंस्टीट्यूट हैं, अनुसंधान केंद्र है हमारे, उनकी लिस्ट मैंने दी है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। सवाल न्यूज में था, लिथियम ट्रायंगल के ऊपर सवाल आया है कि लिथियम ट्रायंगल जो है इनमें से कौन से देश के अंदर सिचुएटेड है। तो लिथियम ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो चाइल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड पैराग्वे, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से लिथियम ट्रायंगल कहां पे एग्जिस्ट करता है। काफी पॉपुलर न्यूज रहती है ये। लिथियम ट्रायंगल एग्जिस्ट इन 3 कंट्रीज, चाइल, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। अगर आप इसका मैप अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो ये जो पोर्शन है साउथ अमेरिका के, इस पोर्शन में एटाकामा डेजर्ट के अंदर ये लिथियम ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है। तो 1, 3, 2 एंड 3, सी इज द राइट चॉइस। सी इज द राइट चॉइस। देखिए इस मैप के जरिए, ये देखिए अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइल, इस रीजन के अंदर हमें जो है देखने को मिलता है जहां पे एटाकामा डेजर्ट भी है। तो ये लिथियम जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है, इसको पढ़ लेना इसके बारे में, रेयर अर्थ मेटल। क्योंकि आजकल हमारे पास कुछ, अभी जैसे जैसे हम लोग ई व्हीकल के ऊपर जा रहे हैं, ई व्हीकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैटरी, और लिथियम इज यूज इन बैटरीज। तो लिथियम धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है और इंडिया जो ई व्हीकल की तरफ को जा रहा है, तो लिथियम का इंडिया के अंदर इंपोर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत इंक्रीज होने वाला है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। लास्ट ईयर यूपीएससी में एक सवाल आता है, लास्ट टू लास्ट ईयर, कि कोबाल्ट जो है कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं को बोला जाता है रेयर अर्थ मैटर या क्रिटिकल मेटल्स। इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। क्लियर? देखिए अगला सवाल, सुशिमा आइलैंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। अभी रिसेंटली न्यूज में था सुशिमा आइलैंड, और हमें बताना है ये जो सुशिमा आइलैंड है ये कौन से देश में लाया करता है और कौन से देश को बिलोंग करेगा। देखिए उत्तर के तौर पे द राइट आंसर इज दिस सुशिमा आइलैंड्स इज इन बिटवीन
द पेनिनसुला ऑफ कोरिया एंड जापानीज आइलैंड्स। तो ये जो राइट आंसर है जापान, ये जापान की डोमिनियन के अंदर ये आइलैंड है, सुशीमा आइलैंड, जिसको अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कोरियन स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है जो कोरियन पेनिनसुला के साउथ के अंदर, जहाँ पे चाइना का आइलैंड है क्यूशियो, उसके पास में सुशीमा आइलैंड यहाँ पे दिया गया है। आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे वहां पे आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि समय के साथ आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कोरियन पेनिनसुला के अंदर भी अब हीट वेव्स के इंपैक्ट दिए गए देखे जाते हैं। आईएमडी हीट वेव को कैसे डिफाइन करता है, कहते हैं कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, औसतन टेम्परेचर जो कि एवरेज टेम्परेचर वहां पे रहा करता है, उससे अगर अधिक हो जाए तो हीट वेव्स कंसीडर की जाएंगी, जिनको हम लोग अपने वहां लू बोलते हैं। तो इस तरह की ये हीट वेव्स अब कोरिया के अंदर भी विटनेस हुई है। लास्ट ईयर ये हीट वेव्स के ऊपर काफी न्यूज रही थी जो कि यूरोप के अंदर देखी गई थी। तो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट में अब हमें हीट वेव्स के इंसिडेंसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल बोलता है ये डैम्पनिंग इफेक्ट क्या होता है। रिसेंटली डैम्पिंग इफेक्ट वाज इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट इट। It's a reservoir induced earthquake, it's a dam failure, it's a temporary dam destruction caused by excessive rainfall, या none of the above। तो आप देखेंगे अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला के अंदर है और वहां पे लार्ज स्केल लैंडस्लाइड हुआ है और जिसमें 3 विलेजेस उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए और वहां से डिसलोकेट हो गए हैं और काफी सारी कैजुअलिटीज वहां हमें देखने को मिली है। तो डैमिंग इज एन इफेक्ट, जब बारिश का पानी जो है मिट्टी के साथ चला जाता है और मिट्टी को डिस्टेबलाइज कर देता है, मिट्टी डाउन दी स्लोप बहना शुरू कर देती है, इसको बोला जाता है डैमिंग इफेक्ट। ये जनरली वेस्टर्न घाट में देखने को मिला है। हिमालयस के अंदर इस इफेक्ट को बोला जाता है लैंडस्लाइड। तो डैमिंग इफेक्ट इज रिलेटेड विद द टेम्पररी डैम डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर। तो ये पूरी न्यूज के बारे में आपने पढ़ना है जिसके स्नाइपर्स मैंने डाले हैं और यहां पे डैमिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया है। क्लियर हुई बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो देखो इसके आसपास हमेशा एनवायरनमेंट के डोमेन से सवाल आते हैं। लास्ट वीक में मैंने टाइगर रिजर्व्स के बारे में सवाल कराया। भारत के अंदर 108 नेशनल पार्क है, उनमें से बहुत सारे नेशनल पार्क जो हैं टाइगर सेंचुरीज या रिजर्व्स के अंदर कन्वर्ट किए गए हैं, जिसमें एनटीसीए ने कंजर्वेशन के एफर्ट डाले हैं। और हम अभी भारत के अंदर देखते हैं कि 3000 से ज्यादा टाइगर भारत के अंदर हैं और दुनिया के 70% टाइगर जो है, वाइल्ड टाइगर जो है, भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो भारत के सबसे पूर्वी छोर पे पाया जाता है। तो द राइट आंसर इज अरुणाचल का टाइगर रिजर्व, नामडाहा टाइगर रिजर्व। इट्स द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द नेशन। तो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा क्योंकि इसको एस्केलेट करके जो है हमने टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया है। तो ये तमाम जो हमारे पास 57 टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी एक 53 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है, वो मैंने यहाँ पे शेयर की है। एक दफे बस आपने दृष्टि डालनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये बहुत एक अच्छा मैप है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो वहां से ये स्नाइपेट लिया गया है। देखिए तो अरुणाचल का नामडाहा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में ये न्यूज रही थी। क्लियर। तो इसको एक बार आप लोग जरूर जो है पढ़िएगा। चलिए 7वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ स्पेस वेदर। जो स्पेस की बात करते हैं, जिसमें हम आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट स्पेस वेदर के बारे में बोले जाते हैं। कि ये सारी शब्दावली, क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले 2 महीने पहले हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर हमें कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिला, या जिसको हम ऑरोरा इवेंट कहते हैं, वो देखने को मिला। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे शब्द उस टाइम न्यूज में पॉपअप हुए थे। तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, सोलर विंड्स, कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर, ये चारों ही शब्द स्पेस वेदर के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑल द 4, क्योंकि यूपीएससी के नए तरह का सवाल है ये, तो इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी देता है। क्लियर। चलिए ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड न्यू मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ अपकमिंग सोलर साइकिल। तो उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं रामसर साइट से। रामसर साइट, क्योंकि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे हम लोगों ने देखा कि रामसर साइट इंक्रीज करते करते हम लोगों ने 75 कर दिया। और हमारे टाइम पे रामसर साइट 28 हुआ करती थी, फिर 32 हुई, आपके टाइम पे अब ये 75 हो गई। और रिसेंटली रामसर साइट 86 रामसर साइट्स हैज बीन क्रिएटेड। तो उसी संदर्भ में क्वेश्चन है, नंजारन bird sanctuary is situated in Tamil Nadu. Kazhuvili Bird Sanctuary is a freshwater shallow lake located on the Coromandel coast. Tawa Reservoir is located inside the Satpura Tiger Reserve and form the western boundary of the सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये 3 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप लोगों ने लोकेट करने का काम करना है। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है, नंजारन बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में ही है, ये बिल्कुल ठीक है। कजूवेली बर्ड सेंचुरी इज अ फ्रेश वाटर शैलो लेक। नो, इट्स नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, इट्स अ ब्रैकिश लेक, इट्स अ सलाइन लेक, क्योंकि कोस्टल है तो इसलिए सैलिनिटी है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है तवा रिजर्वेयर, क्योंकि तवा नदी के ऊपर बना है और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास में आता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो हमने इनकरेक्ट बतानी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर, तो ये इनकरेक्ट है। क्लियर? तो हमने इस चीज का ध्यान देना है कि यूपीएससी हमेशा करेक्ट और इनकरेक्ट के साथ भी प्ले करेगा, राइट? देखिए, ये सारी न्यूज आई थी कि टोटल 85 रामसर साइट हो गई है, और इन रामसर साइट्स के बारे में यहां न्यूज में था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तीनों ही नई रामसर साइट है, इनके बारे में डिटेलिंग दे रखी है, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। चलिए, 9th क्वेश्चन है, इट इज द नदर्नमोस्ट रीजनल स्टेट इन इथियोपिया एंड इट्स कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इज मैकेल। इट इज बॉर्डर्ड बाय एरिट्रिया टू द नॉर्थ एंड सुदान टू द वेस्ट। नेम द रीजन गिवन इन द स्टेटमेंट। कि हमने कुछ एक स्टेटमेंट दी है और बताया है कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो रीजन जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो इथियोपिया का नदर्न रीजन है, ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो ये न्यूज में रहा था अभी रिसेंटली। द नेम ऑफ द रीजन इज टिग्रे रीजन। इट्स अ रीजन इन दी नदर्न पार्ट ऑफ इथियोपिया। एक बार मैप के जरिए देखते हैं, अगर इथियोपिया को देखेंगे जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, उसी के टिग्रे रीजन की ये बात की गई है, जो कि इथियोपिया के बिल्कुल नॉर्थ में, जहां पे एरिट्रिया भी इसके पास में है और रेड सी के भी ये जो पास में है, राइट? ये रीजन जो है हमारे को अभी पेपर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? चलिए, ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल जो है रिफ्यूजी कैंप चल रहे थे, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास के रीजन में काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, चाहे सोमालिया है, चाहे मोजम्बिक है, इन सारी, या सुदान है, इन सारी जगहों पे ट्राइबल क्लैशेस बहुत ज्यादा रैम्पेंट फिनोमिना है, तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, लास्ट सवाल देखते हैं, एक एनवायरमेंट के डोमेन से सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी, देखिए संस्था का नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर फॉरेस्ट रिसर्च। ये एक संस्था है जिसने मल्टीपल फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो रिसर्च काम कर रही हैं, उनको एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करती है ये संस्था, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च। इसके बारे में बोला गया, इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ फॉरेस्ट साइंटिस्ट विच प्रमोट्स ग्लोबल कॉपरेशन। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इट डील्स विद फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट हम इकोनॉमी की वजह से ही हैम्पर करते हैं, तो हमें एक तालमेल, एक समन्वय बना के चलना है फॉरेस्ट और इकोनॉमी के बीच में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है मेजर फोकस एरिया आर ड्राईलैंड फॉरेस्ट एंड एसोसिएटेड इशू इन अफ्रीका एंड एशिया। तो ये इनके एरिया ऑफ वर्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हमें अभी देखने को मिल रहा है वो एशियन एंड अफ्रीकन नेशन में मिल रहा है, क्योंकि यहीं पर ही अब डेवलपिंग इकोनॉमीज बन रही है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा हैम्पर किया जा रहा है। अगर जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, पर्टिकुलरली इन द टेम्परेट एरियाज, वहां पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उनका इंपैक्ट काफी कम देखने को मिला है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट कहती है इट्स अ ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बात बिल्कुल ठीक है, यूएनएफसीसीसी के फ्रेमवर्क में एक ऑब्जर्वर संस्था है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट दी गई हैं, तो ऑल द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, राइट? ये देखिए, इसके बारे में ये सारा दे रखा था, तो इसको फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से कवर किया। तो इस संस्था के बारे में जितनी भी बातें हैं वो यहाँ स्लाइड के ऊपर आपके साथ शेयर की गई। तो इन एमसीक्यू सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर को अप्रोच कर पाए, जो कि यूपीएससी के कैलिबर के एमसीक्यूज हैं और उसके कैलिबर के करंट अफेयर हैं, जिनके आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहेंगी, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।